प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर, गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजामिन विधि तांस सर्वानिम ज्ञात्यम मिबोच्छसे। ये भिन्न प्रकार के यज्ञ विद्य सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। दिस फैक्ट आई हैव टेकन फ्रॉम डेल कार्नेगी की पुस्तक से लिया है। ईसा मसीह के पैदा होने के मैं इस फैक्ट को लगभग पिछले 10 दिन से रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसे लिख लें, याद कर लें और बार बार सुनें। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल बाद पहले मिस्र के सम्राट अक्तोई ने अपने पुत्र को समझदारीपूर्ण सीख दी। कूटनीतिज्ञ बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर पलार नदी के पानी से दमकती कांजीवरम साड़ियाँ। पलार नदी के पानी से दमकती कांजीवरम साड़ियाँ मेरे चेन्नई ट्रांसफ़र के 3 महीने बाद इस आर्टिकल को लिखने वाली महिला हैं। उनका नाम है सुलोचना वर्मा। मेरे चेन्नई ट्रांसफ़र के 3 महीने बाद पहली बार माता पिता मेरे पास आए। ये जनवरी का महीना था। पोगल के पास हमारी कांचीपुरम जाने की योजना बनी। चेन्नई से सड़क मार्ग से कांचीपुरम लगभग 2 घंटे में पहुंचा सकता है। मुझे किसी ने बताया कि गिंडी से कांचीपुरम के लिए बस मिल जाएगी। गिंडी पहुंचे तो पता चला कि जो बस वहां से चला करती थी अब कोयम्बेदु से चले करती है। कोयम्बेदु पहुंचे तो पता चला कि पोंगल के चलते बसों का रूट बदल दिया गया और हमें कांचीपुरम की बस पूनामल्ली से लेनी होगी। इस तरह से चेन्नई में 3 दिन के 3-4 घंटे बर्बाद होने के बाद दोपहर में मैं, अपनी माँ और बाबा कांचीपुरम पहुँचे। यहाँ बस स्टैंड पर हैंडलूम हाउस के एक एजेंट पर घूम रहे होते हैं। एक एजेंट ने हमें बताया कि मंदिर का द्वार 3 बजे के बाद खुलेगा और इस समय का सदुपयोग हमें कांजीवरम साड़ी की खरीद में करनी चाहिए। मैंने पहले ही माँ के लिए कांजीवरम खरीदने का मन बना रखा था। उस एजेंट ने जो हैंडलूम हाउस बताया था, एक ऑटो में बैठ हम वहाँ पहुँचे। वहाँ एक साड़ी देखने के बाद मैंने माँ को उनकी पसंद की साड़ी खरीदी। कांजीवरम साड़ी दरअसल कांजीपुरम की साड़ियों को कहा जाता है। अंग्रेजों ने कांजीपुरम को कोंजीवरम कहा था। कोंजीवरम जो कलांतर में कांजीवरम हो गया। ये साड़ियाँ तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनाई जाती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कांजीवरम साड़ी के बुनकरों को महर्षि मार्कंडेय का वंशज माना जाता है जो कमल के फूल के रेशों से स्वयं देवताओं के लिए वस्त्र बुना करते थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कांजीवरम साड़ियाँ आज राजा कृष्णदेवराय के समय से ही अपनी श्रेष्ठ कारीगरी के लिए जाने लगी। ये साड़ियाँ अपने गोल्ड और सिल्वर ब्रोकेड, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी, सुसंपन्न थ्रेड वर्क के लिए जानी जाती हैं। यहाँ बातों में पता चला कि कांजीवरम साड़ी कर्नाटक के उच्च गुणवत्ता वाले मालिबरी रेशम से बनती है। मालाबरी रेशम से बनती है। जरी गुजरात से आती है। कांजीवरम सिल्क साड़ियों की बुनाई तकनीक को कोरवाई कहते हैं। कोरवाई युद्ध और विजय की तमिल देवी हैं जिनकी तुलना दुर्गा से की जाती है। कोरवाई साड़ी में बॉर्डर और पल्लू एक ही रंग का होता है और ज़्यादा चमकीला होता है। कांजीवरम साड़ी में असली सोने चांदी की जरी से बुनाई होती है। एक साड़ी को तैयार करने में हफ्ते में 10 दिन लगते हैं। फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने 2008 में कांचीवरम नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसमें कांचीपुरम के बुनकरों की समस्या को दिखाया था। जो बुनकर कांजीवरम साड़ियाँ बुनते हैं अक्सर अपने ही परिजनों को यह साड़ी नहीं दे पाते। इस विडंबना को इस फिल्म में दिखाया गया। कांजीवरम साड़ियों का साइज भी अलग होता है। जहाँ एक आम साड़ी की चौड़ाई 45 इंच होती है, वहीं कांजीवरम साड़ी की चौड़ाई 48 इंच रखी जाती है। कांजीवरम साड़ियों में डिजाइन मोटिफ्स मंदिर के स्थापत्य कला या प्रकृति से प्रेरित होती है। बतौर डिजाइन इनमें फूल पत्ती, मोर, सूर्य, चंद्रमा, हंस, रथ और चंद्र मंदिर के चित्र प्रयोग किए जाते हैं। किसी
साड़ी में रामायण या महाभारत की कथा को उकेरा जाता है तो किसी में राजा रवि वर्मा के चित्रों को कहते हैं। साड़ी बनाने की प्रक्रिया में रेशम के धागों को पलार नदी के जल से धोया जाता है, जिससे इन साड़ियों में अलहदा चमक आती है। एक असली कांजीवरम का वजन कम से कम 500 ग्राम होता है और दिन भर पहने रहने पर यह साड़ी सिकुड़ती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे आप साधारण पानी में भी धो सकते हैं। साड़ी की खरीदारी के बाद हम कामाक्षी अम्मन मंदिर आए। मंदिर का द्वार अभी भी बंद था। मंदिर के बाहर काफ़ी शॉप है जो बंद थी, लेकिन बाहर मेज कुर्सियां लगी थी। हम घर से खाना लेकर आए थे। माँ और बाबा के साथ मैंने वहीं बैठकर खाना खाया। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज मास्को से निकलेगी राह। एक दिन में 3 बार आमने सामने होंगे भारत चीन के विदेश मंत्री। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से चल रही सैन्य तनातनी के बीच अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि गुरुवार को मास्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से हालात सामान्य करने की दिशा में कोई राय निकल सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर व चीन के विदेश मंत्री वांग यी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने मास्को पहुंचे हैं। इस बीच एलएसी पर तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ अग्रिम मोर्चों पर दोनों देशों के सैनिक महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर अपनी अपनी सीमा से डटे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि उम्मीद है कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात में कोई स्पष्ट हल निकल पाएगा। ऐसे में निगाह इस पर टिकी है कि जयशंकर और वांग यी पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की जमीन तैयार कर पाते हैं या नहीं। महामारी को महामंदी न बनने दे दुनिया के नेता। अमेरिका में सभी राज्य सरकारों को अक्टूबर के अंत तक व्यापक कोरोना वैक्सीन अभियान के लिए तैयार करने का बोल दिया गया है। रूस, चीन और कुछ यूरोपीय देशों में भी नवंबर की किसी तारीख से बड़े पैमाने का टीकाकरण शुरू हो सकता है। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी रिसर्च भी काफ़ी आगे बढ़ गई है, पर हमारी खासियत है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण क्षमता, जिसका लाभ उठाने के लिए लगभग हर बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत सरकार के से संवाद में है। काफ़ी संभावना है कि अक्टूबर से एडवांस ट्रायल में जिस भी वैक्सीन के नतीजे सबसे अच्छे होंगे वह भारत में बनने लगेंगे और दिवाली तक देश में आधार बेस्ड टीकाकरण का जोरों पर होगा। वैक्सीन की मुश्किलें, अलबत्ता लोगों की उम्मीदें बेकाबू ना हो, इसके लिए कोरोना वैक्सीन से कुछ जुड़ी मुश्किलें गिनाना जरूरी है। पहली तो यही है कि जितनी जल्दीबाजी में वैक्सीन लाई जा रही है उसे देखते हुए उनकी सफलता का प्रतिशत 50 से 70% के बीच ही होने की उम्मीद है। कुछ समय पहले दिल्ली में हुए एक सर्वे ने इसमें शामिल कोई चौथाई लोगों को कोरोना वायरस की एंटीबॉडी दर्ज की थी, यानी कोई लक्षण दिखाए बगैर उन्हें बीमारी होकर ठीक हो चुके हैं। बाकी 3/4 या तो संक्रमित थे या संक्रमण से बचे हुए थे। बड़े पैमाने पर संक्रमणों के समय के साथ एंटीबॉडीज विकसित कर लेने वालों का प्रतिशत बढ़ता है। लिहाजा बिल्कुल संभव है कि यही सर्वे नवंबर मध्य तक पूरे देश में कराया जाए तो आधे से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित पाए जाएंगे। ऐसे में 50% सफलता वाली कोरोना वैक्सीन क्या नया कमाल दिखाएगी। अलबत्ता 70% सफलता वाली वैक्सीन के नतीजे बेहतर होंगे, पर लोगों का इत्मीनान से घूमना फिरना तब भी शायद ही हो पाएगा। एक समस्या वैक्सीन निर्माण के पैमाने की भी है, जिसकी 1 अरब से ज़्यादा डोज 2020 बीतने तक नहीं बनाई जा सकती। पूरी दुनिया के लिए जरूरी 8 अरब डोज 2021 के मध्य तक बन पाएगी, बशर्ते कई तरह की वैक्सीनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए ज़रूरी है शीशियों सिरिंजों का इंतजाम भी कोई मामूली समस्या नहीं है। फिर भी वैक्सीन के भंडारण और वितरण के जुड़ी सारी समस्याएं हल कर ली जाएं और टीकाकरण को बहुत तेज़ी से अंजाम दिया जाए, तब भी अभियान पूरा होने तक 2021 और 2022 के भी कुछ महीने लग जाएंगे। इस दौरान बल्कि इसके बाद भी लोगों का सामाजिक व्यवहार बीमारी के रुझानों पर निर्भर करेगा। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से भारत का नया गठबंधन निशाने पर चीन। पूर्वी लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक जिस तरह से चीन लगातार आक्रामक रवैया अपना रहा है, उससे दुनिया में नए गठबंधन का सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुवार को जिस तरह से अचानक भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच नए गठबंधन की घोषणा की गई और उनके विदेश मंत्रालयों की पहली वर्चुअल बैठक हुई, उसे चीन को संकेत देने की तैयारी पर देखा जा सकता है। इस महीने के अंत तक भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नया गठबंधन भी रूप ले रहा है। इन तीनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों की एक नई बैठक तैयारी है। हाल के दिनों में अमेरिका व भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जो चीन के आक्रामक रवैये के लिए मुखर है। वायुसेना में आज शामिल होगा राफेल तेजस के साथ एयर शो।
फ्रांस से आए लड़ाकू विमान राफेल गुरुवार को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद होंगे। बुधवार को रिहर्सल के लिए पायलटों ने उड़ान भरी। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट कर बताया, फ्रांस से आए राफेल विमान गुरुवार को अंबाला में वायुसेना के 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का औपचारिक रूप से हिस्सा बनेंगे। चीन की दुखती रग है मलक्का संधि। भारत और चीन के मध्य तनाव अप्रैल के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला दोनों देशों के बीच सीमा पर चलने वाली लेकर है। हमेशा से ही शांति और पड़ोसी से मधुर संबंधों के रियायती रहे भारत ने इस बार चीन की आक्रामकता को उसी भाषा में जवाब दिया है। हालांकि चीन को जमीन से ज़्यादा बड़ी चिंता सागर की सता रही है। हिंद महासागर में मलक्का जल संधि है। चीन का अधिकांश कारोबार इसी जलमार्ग से होता है। दोनों देशों में तनाव बढ़ा तो कभी भी भारत इस रास्ते को रोक सकता है। ये बात चीन को हमेशा सताती रहती है, इसलिए चीन के लिए महत्वपूर्ण। चीनी अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग का निर्भर करते हैं। करीब 80% तेल की आपूर्ति इसी मलक्का जलसंधि मार्ग से होती है। इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाज़ों को लंबा रास्ता चुनना होगा और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना इस वक्त उसके लिए संभव नहीं होगा। सामरिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर रास्ता बंद होता है तो यह चीन के बहुत बड़ा झटका होगा, चीन को बड़ी आर्थिक चपट। सप्ताह भर बंद रहने से चीन की समुद्री यातायात का लगभग 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाएगा। एक अन्य अनुमान के मुताबिक यदि मार्ग बंद होता है तो चीन को अपेक्षाकृत लंबा समुद्री मार्ग चुनना होगा। इससे चीन को एक साल में 84 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त चपत लग सकती है। सालों से नया रास्ता खोजने की कोशिश। चीन सालों से नया रास्ता तलाश रहा है जिससे समुद्री यातायात में सुविधा। कुछ समय पूर्व ही वो थाईलैंड से एक नया रास्ता व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश में है। अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ वो थाईलैंड को जोड़कर क्रा इस्थमस नहर बनाना चाहता है, जिसे थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 50 अरब डॉलर के खर्च आने की बात कही जा रही है। हालांकि कभी चीन के मित्र रहे थाईलैंड ने हाल ही में इस परियोजना को मना कर दिया है।